स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने जितने भी लॉ थे जैसे कि मेंडलीव का लॉ एंड डॉबेरिनियस लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वगैरह समझा था, और इस पार्ट में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिन्होंने दिया था उनका नाम था HGI मूजेले। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ HGI मूजेले ने दिया था। अब इन्होंने क्या बताया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में? इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में यह बताया था कि किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, वो किसके कारण होता है? वो एटॉमिक नंबर के कारण होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक नंबर के कारण होता है। और जब भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी आता है, मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट जो था उसका प्रॉपर्टी क्या हो रहा था? रिपीट कर रहा था। तो वो किसके कारण होता है? वो एटॉमिक नंबर के कारण होता है। ऐसा किसने बताया था? HGI मूजेले ने। लेकिन इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब क्या बता रहे थे? इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि रिकरेंस ऑफ एलिमेंट यानी जो पीरियोडिसिटी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? एटॉमिक वेट के कारण। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जो पीरियोडिसिटी हो रहा है वो एटॉमिक नंबर के कारण हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, ना कि एटॉमिक वेट के कारण हो रहा है। क्लियर है? ओके। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे था? एटॉमिक वेट पे। तो अब हम लोगों को एक नया पीरियोडिक टेबल बनाने का जरूरत पड़ा, तो हम लोग एक नया पीरियोडिक टेबल बनाए जिसका नाम क्या था? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या फिर बोर्स पीरियोडिक टेबल भी उसको बोला जाता है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या था? इसमें जो नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो थे वो कितने थे? नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 थे, एंड नंबर ऑफ पीरियड्स जो था, नंबर ऑफ पीरियड्स वो कितना था? 7 था। तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ में 9 ग्रुप्स थे एंड 7 पीरियड्स थे, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स थे। और इस तरह से मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का प्रॉपर्टी सिमिलर था। इसी तरह से न्यू पीरियोडिक टेबल में भी सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का प्रॉपर्टी सिमिलर था। बस डिफरेंस इतना था कि उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक वेट, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के तहत बनाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के थ्रू बना। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम था वो सबसे पहले आया, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था वो सबसे लास्ट में था। क्लियर है? ओके। एक एक करके सब ग्रुप के बारे में, उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, किस ग्रुप का क्या नाम है, ये सब अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप 1 के बारे में जानते हैं। ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? तो ग्रुप 1 में जो एलिमेंट आता है वो हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से और भी एलिमेंट्स है। इन सब के वैलेंसी कितना है? इन सब एलिमेंट का वैलेंसी है 1। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ये जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं ग्रुप 1 में वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, और ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। मतलब ये रिएक्टिव है, लेकिन जब रिएक्ट करते हैं तो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? खो देते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। मतलब कि इनके जो एलिमेंट में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? इस सब एलिमेंट के लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और जब भी किसी से ये रिएक्ट करता है तो वो उस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज कर देता है। इसीलिए ये
क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जब ये डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया और चार्ज आने के कारण ये क्या हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आयन बन गया वैसे ही तो फिर ये क्या करना शुरू कर देगा, आयन बनने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट रहता है वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। ठीक है, तो ग्रुप 1 के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि इसका वैलेंसी होता है 1, हाईली रिएक्टिव होता है और ये जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और प्लस ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम लोग ग्रुप 2 के बारे में जान लेते हैं। ग्रुप 2, अब ग्रुप 2 का क्या प्रॉपर्टी है, ग्रुप 2 का जो वैलेंसी है वो कितना है 2, इसके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 2, मतलब ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स है सबके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह वगैरह और भी एलिमेंट्स है और इन सब के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये भी रिएक्ट करना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है तो ये भी हाईली रिएक्टिव रहेगा। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि इसके पास लास्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है और जिससे भी ये रिएक्ट करेगा उसके लास्ट सेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज आने के कारण ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस में, और जैसे ही ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो ग्रुप 2 भी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिस तरह से ग्रुप 1 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट से निकलता है, और ग्रुप 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस करता है। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग ग्रुप 3 के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक एक ही कैटेगरी में रखा गया है और इसको क्या नाम दिया गया है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक को नाम दिया गया है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक को क्या नाम दिया गया है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। एंड ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 16 तक क्या नाम दिया गया है, पोस्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ग्रुप 16 तक समझ लिया। अब ग्रुप नंबर 17 को देख लेते हैं। तो ग्रुप 17, अब ग्रुप 17 क्या क्या खासियत है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 जो है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। ग्रुप नंबर 17 का क्या नाम है, ग्रुप नंबर 17 का नाम है हैलोजन। अब हैलोजन का क्या मतलब होता है, तो हैलोजन जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है और उस वर्ड को क्या बोलते हैं, हैलोज, जिसका मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, मैरीन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। अब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है वो सॉल्ट से यानी नमक से रिलेटेड है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन सा होता है, इसमें एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। तो ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इन सभी एलिमेंट का क्या खासियत है, इन सभी एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, इन सभी एलिमेंट का वैलेंसी 1 है और इनके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होगा। इनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। और इनको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट सेल में कंप्लीट करके ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो स्टेबल होने के लिए ये रिएक्ट भी करना चाहेगा, इसीलिए ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब ग्रुप 1 वाला भी जो एलिमेंट था वो भी हाईली रिएक्टिव था, लेकिन ग्रुप 1 वाले में क्या हो रहा था कि जब रिएक्ट कर रहा था तो एक एलिमेंट वो डोनेट कर दे रहा था, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि ये एलिमेंट डोनेट नहीं बल्कि ये एलिमेंट क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसीलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ग्रुप नंबर 17 हम लोग समझ लिए। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18 में हम लोग समझते हैं क्या है, ग्रुप 18 में अब ये जो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे शरीफ अगर ग्रुप है तो वो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस ग्रुप को नोबल इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल
इनर्ट गैस कहते हैं इस ग्रुप को। इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लास्ट वाले जो सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पूरा फील्ड रहता है, मतलब उसको ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देने का जरूरत है, उसका लास्ट वाला सेल जो है वो पूरा कंप्लीट है। तो इसीलिए ये क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट नहीं करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नोबल इनर्ट गैस। तो हम लोगों ने क्या देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में का लॉ किसने दिया था वो समझा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं वो समझा, और सभी ग्रुप्स के अच्छी तरीके से डेफिनेशन को हम लोगों ने समझ लिया है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट, मतलब जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएगा, और जब भी हम लोग अप से डाउन में ट्रेवल करेंगे, मतलब के टॉप से लेके बॉटम में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तब भी एलिमेंट में कुछ चेंजेस आएगा। और इस पीरियोडिक टेबल में एक और खासियत यह है कि सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होगा, रिपीट करना शुरू करेगा, मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 18 के बाद वापस से ग्रुप 1 में एलिमेंट आएगा, और वो एलिमेंट जो उसके ऊपर वाला एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगा। ओके, अब ये जो पीरियोडिक टेबल बना, इस पीरियोडिक टेबल में भी 100% जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, 100% ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। अब ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है, यानी हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जा सकता है, ठीक है, और ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में भी रखा जा सकता है और ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है। इसीलिए क्या किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को जो है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेपरेटली उसको रखा गया है। ओके, नेक्स्ट जो इसका एक और ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स जो है वो कोई भी इसमें एक प्रॉपर जगह नहीं है, मतलब पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए एक प्रॉपर जगह नहीं बनाया गया है। कौन कौन से ग्रुप के लिए, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बना है, और हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल है, यानी उसको ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है और ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अलग से इसको रखा गया है। तो ये दो ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मैंने जो भी समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपके क्लासमेट्स की हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स तक जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।